गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार सभी बच्चे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन करके रखा करो। हाँ जी, वीडियो ऑन करके रखो बेटे अपनी। हर्ष वर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। ये जो अभी अभी कुछ लग रहा है कि अभी सो के आए हैं, कुछ कैसे लग रहा है? हाँ जी, क्लास का टाइम चेंज हो गया हमारे पीरियड का, ये सबको पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को नहीं पता कि क्लास का टाइम चेंज हो गया। अब 11 बजे हुआ करेगी क्लास। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चन रह गए हैं वो पूरे करते हैं। हाँ जी, कल मैंने जो समझाया था आपको आया समझ? कल हमने यहाँ तक कर लिया था। इसमें कविता ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? हाँ जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसको एक बार रिवीजन में देख लेते हैं कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है। कवि ने प्रकृति की व्यापकता जो है का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कि फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप को के प्रभाव को दर्शाया है। निराला जी ने किसके? फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य, किसको? सर्वव्यापक सौंदर्य को और उसके मादक रूप को दिखाया। कुछ बच्चों को नहीं समझ आता तो आप बता दिया करो कि हमें ये चीज है, जो ये प्रश्न है नहीं समझ आ रहा, फिर आप पेपर के टाइम पता नहीं क्या लिखते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पेपर का स्टाइल है जो वो अलग है। ये तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है अलग अलग पार्ट बना करके क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पेपर का जो तरीका है वो कुछ और है। तभी इसलिए बोल रही हूँ वहां पर क्वेश्चन आंसर ज्यादा आने हैं, 34 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आने हैं आपको। इसलिए बोल रही हूँ कि जिसको नहीं कोई चीज समझ जाती तो बता दिया करो। फिर है कि इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप का वर्णन किया है। हाँ जी आदित्य, बताओ किस चीज का वर्णन किया है इसमें? त्रिपाठी निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस चीज का वर्णन किया है इसमें, इस कविता में? प्रकृति के, मैंने अंडरलाइन भी किया है, वहां से देख के भी बोल सकते हो तुम। किसका वर्णन किया है? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी आदित्य, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हेलो, चलिए फिर बताइए किस किस चीज का वर्णन किया है इस कविता में? प्रकृति के सौंदर्य की, प्रकृति के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के माद, प्रभाव। मादक रूप का प्रभाव। किस किस चीज का वर्णन किया? आर्यन शर्मा बताओ। आर्यन शर्मा,
सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप का। प्रकृति के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप का वर्णन किया है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति की जो नेचर की जो सुंदरता है और उसकी खुशबू जो हम महसूस करते हैं, मादक रूप उसका वर्णन किया है। क्योंकि यहाँ पर फागुन का सौंदर्य असीम है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए देखा। हमने देखा नेचर के रंग सब तरफ होते हैं, जो घर घर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ घर घर भर देते हो, इसका मतलब क्या है? फूलों की शोभा। क्या है इसका मतलब बबली? घर घर भर देते हो, फूलों की शोभा की हाँ, ओर फूलों की संकेत है। शोभा की ओर संकेत है। ठीक है, और उसको किससे कोरिलेट किया? मन में उठी खुशी की ओर। किसमें? मन में उठी खुशी की ओर भी संकेत किया है। ठीक है, उड़ने को पर कर देते हो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? मन की उमंग। इसका अर्थ क्या है? मन की उमंग। हाँ जी, उड़ने को पर कर देते हो, इसका अर्थ क्या है? गुरप्रीत बताओ, इसका अर्थ क्या है? गुरप्रीत सिंह, रोल नंबर 31। यस मैम। चिराग, आप बताओ। उड़ने को पर कर देते हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पक्षियों की उड़ान भी है और मन की उमंग। क्या है इसका अर्थ? पक्षियों की उड़ान और मन की उमंग। बोलो चिराग। इसका अर्थ पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी लागू होता है। ठीक है, और सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। मतलब सौंदर्य इतना ज्यादा है कि हम उसकी सुंदरता को जो है सुंदरता से अपनी आंखें नहीं हटा सकते। ये क्वेश्चन कौन सुनाएगा मुझे? ये पूरी पोइम है इसके अंदर, कौन सुना सकता है इसको? दीक्षा, चिराग, आप सुन रहे हो? यस मैम। हाँ, जो पढ़ो इसको, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन। पढ़ना मैम। ध्यान दिया करो ना। ये प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता वर्णन किन किन रूपों में किया है? ओके मैम। दिख रहा है? और बड़ी करो स्क्रीन, दिख रहा है। और बड़ी कर देती हूँ स्क्रीन। ठीक है मैम, कर दो। एक मिनट रुको। प्र- हाँ, पढ़ो। प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है। मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। कवि ने उस हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। जहाँ घर घर भर के हो, मैं फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है, जो हाँ, पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। हाँ, सौंदर्य से आंख का पाना उसकी विस्तार। आगे दिख नहीं रहा। उसके विस्तार। एक मिनट, ये एडमिट करूं, ये बच्चे लेट आए हैं, जरा इनको ओके मैम, करो करो। 2 मिनट। ये 4-5 बच्चे हैं, इनको ज्वाइन कराना है। हाँ जी, इसका है कि इसका अर्थ है कि
सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है, मतलब उसके विस्तार को बताता है। एक मिनट, बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, इसके विस्तार को दिखाता है कि उसका विस्तार कितना है, मतलब सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। फूलों फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? आपने फागुन का महीना देखा है, उसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सा मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है, हर तरफ सुंदरता होती है, प्रकृति की शोभा उस समय पूरे यौवन पर होती है। ठीक है, पेड़ पौधे और नए पत्ते आते हैं, फल फूलों से सारे लद जाते हैं, और हवा कैसी होती है? बहुत खुशबूदार होती है। आप खड़े होकर के अगर सांस लेते हो तो आपकी सांस में वो खुशबू आती है। अगर आप फूलों पे के या प्रकृति के पास खड़े होते तो आपको पत्तों की भी खुशबू आती है पेड़ों में से। और जब आप बाग बगीचे में जाते हो तो पक्षियों के स्वर का भी आप एहसास करते हो। इसलिए फागुन का सौंदर्य है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, इसमें आसान है बिल्कुल ये कि फागुन में सर्वत्र मादकता होती है, सुंदरता छाई रहती है और प्रकृति अपने यौवन पर होती है। पेड़ पौधों पे नए फल फूल आते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है और आकाश साफ होता है बिल्कुल। पक्षियों के समूह जो हैं वो उस समय आकाश में विचरण करने लग जाते हैं। बाग बगीचे पक्षियों से भरे होते हैं और उनको फल फूल मतलब खाने के लिए भी काफी कुछ होता है। और फागुन का जो सौंदर्य है इसीलिए बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, हाँ जी। ये लेट आते हैं ना जो बच्चे, बेटे जल्दी आया करो क्लास में। चलो भी, ये मुझे बताएगा हर्ष। हर्ष, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? हर्ष, हर्ष वर्मा। एक तो ये गायब हो जाती है जब इनको ना पढ़ने को कहो, और पढ़ना देख के ही है। चलिए पढ़िए इसको। फागुन में क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में स्वतंत्र सर्वत्र सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण, हाँ पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ हाँ पौधे नए पत्तों फल फूल से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। भिन्न होता है। हाँ जी, सैफ बोलिए, मुझे बताइए कि फागुन के महीने में क्या क्या होता है, अपनी तरफ से बताइए। सैफ, हाँ जी बोलो। नए पेड़ पौधे, नए पेड़ नए पत्ते फूल से लद जाते हैं। हाँ, हवा सुगंधित हो जा उठती है। और हर तरफ कैसी होती है? हवा सुगंधित होती है। आकाश साफ स्वस्थ होता है। हाँ, वातावरण साफ होता है, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। ठीक है, मौसम सुहावना होता है और जो पशु पक्षी हैं वो भी उल्लास से भरे होते हैं। इसलिए जो फागुन की जो ऋतु है वो उसका सौंदर्य बाकी ऋतुओं से बहुत भिन्न होता है।
ठीक है बेटे, साथ साथ आप याद करोगे तो बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। सुखचम संधू जी आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। आप जो कवि हैं, ठीक है, इसकी विशेषताएं हमने बतानी है कि कवि हैं जो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी विशेषताएं बताइए। ये ना थोड़ा शॉर्ट कर, हाँ जी, ये कौन पढ़ेगा? कविता के आधार पर निराला की विशेषताएं, अभिनव सिंह नेगी। चलिए पढ़िए ये आंसर। निराला के छायावाद की, अभिनव नेगी। कौन सा? ये बेटे, कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। क्या महाकवि विशेष? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हाँ जी। छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं हाँ जी। प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादान का मानवीकरण, उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उत्पादनों का चित्रण और मानकीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गयता, प्रवासमता, कार्य योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और जहां संस्कृत निष्ठ, समासिक और अलंकृत है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवासमय है। इसमें ना थोड़ी सी वर्ड्स हैं जो उनको समझ लो। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं पॉइंट्स में कर लो। प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण है, मतलब जो नेचर की चीजें हैं उन्होंने उसका मानवीकरण किया है, ठीक है। और उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण किया है, मतलब दोनों कविताओं में प्रकृति का वर्णन है और उसका मानवीकरण भी किया है। मानवीकरण कैसे किया है? जैसे मन की उड़ान है, पक्षियों की उड़ान को मन की उड़ान के साथ जोड़ा है, तो पक्षियों से भी बातचीत हुई है, पक्षियों को भी लिया है उन्होंने, और मन की उड़ान मनुष्यों को भी लिया है, तो दोनों का मानवीकरण किया है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति पक्ष, अनुभूति होता है कि जब हम महसूस करते हैं, और अभिव्यक्ति होता है जब हम किसी चीज को बताते हैं, मुंह से बोलकर बताते हैं। जैसे निराला जी ने कविताओं को कैसे किया? बोल करके हमें समझाया, मतलब हमें नेचर ऐसे उन्होंने शब्दों में पिरोकर बताई है कि नेचर हमारे सामने है, ऐसे उन्होंने बताया है। भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दिखाया है, ठीक है। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं, मतलब दोनों प्रशंसा के योग्य हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, गाने का गुण है, ठीक है। प्रवाहमयता, मतलब हम उसमें बह जाते हैं, बह जाना। अलंकार बताए हैं इसमें जोड़ करके, जैसे पग पग, अनुप्रास हो गया। संगीतात्मकता, संगीतात्मकता का मतलब है कि ये गाने योग्य है, गा सकते हैं इसको, ऐसी कविताएं हैं। आपने देखा जो ये है कवि आजकल बहुत फेमस है, इनका नाम है, जो ये कविताएं गा रहे हैं आजकल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को गा करके जो है लोड कर रहे हैं आगे,
यूट्यूब पे भी है उनकी, कुमार विश्वास, ठीक है। जो कुमार विश्वास है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे जो कवि हैं उनकी कविताओं को गा करके जो है उन्होंने अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी उनकी। और उनके पेज को आप जब लाइक करोगे तो आप देखोगे कि ये सारी कविताएं उन्होंने गाकर सुनाई है हमें। अभी पीछे उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हुई थी और एक दो कवि और हैं, महादेवी वर्मा की भी, और उससे पहले एक कवि थे उनकी भी कविताएं उन्होंने गाकर सुनाई थी, ठीक है। तो आप कभी देखना उनके पेज को देखोगे आप, तो वो इन कविताओं को एक गाने के रूप में गा रहे हैं, ठीक है। निराला जी की भाषा है एक जो हाँ संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत निष्ठ मतलब उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। समासिक है, समासिक मतलब समास के शब्दों का प्रयोग किए हैं। अलंकारिक है, अलंकारों से युक्त है उनकी भाषा, सजाया हुआ है उन्होंने। तो वहीं दूसरी ओर ठेठ, ठेठ शब्द मतलब गांव के ठेठ शब्द जो आम यूज होते हैं, आम भाषा में प्रयोग होते हैं, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है। और अतुकांत शैली, अतुकांत जिसमें कोई तुक नहीं है, ऐसी शैली में भी उन्होंने कविताएं रची हैं। उनकी कविताओं में क्रांति का स्वर है, मादकता है, ठीक है, मादकता है, मोहकता है। और भाषा उनकी क्या है, सरल, सहज, सुबोध है, ठीक है। उनकी भाषा बहुत सरल है। तो किसी भी कवि के, जो मैंने आपको बताया कि किसी भी कवि के बारे में जब हमने परिचय देना है, उसकी भाषा बतानी है, उसने किस विषय पर लिखा है। जैसे इनका विषय क्या है, प्रकृति और मानवीकरण। उसी तरह से जो किसी भी कवि का अगर परिचय आ जाता है तो उसके अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों होते हैं, कि वो जो महसूस कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं, ये दोनों काव्य में होते हैं। कविताएं सराहनीय हैं और उनकी कविताएं हैं गाने योग्य हैं। उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया है, समास का प्रयोग किया है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको हर उसमें हर एक कवि की जो है परिचय में लिख सकते हो। शिल्प सौंदर्य आ जाए, काव्य सौंदर्य आ जाए, तो भाषा सौंदर्य आ जाए, तो आप ये लाइनें हर एक ने लिख देनी है। एक तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट कि दोनों ने प्रकृति की जो है ये वाला पॉइंट, और दूसरा ये अनुभूति पक्ष 2, ये पॉइंट नंबर 3 में ये वाला व्ययता का गुण है, ये वाला पॉइंट 3। फिर भाषा में समास है, अलंकार है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। फिर एक ये वाला, उनकी भाषा कैसी है, सहज है, सुबोध है, सरल है। सॉरी, ये इस भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, इरेजर नहीं आ रहा, चलो आप ये देख लेना कि ये पॉइंट है, ठीक है, आ गया। एक ये वाला पॉइंट है, लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको, ये वाला 5 पॉइंट, ये आप कर लेना। इन पॉइंट्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट ही आई थिंक। हाँ, होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं। होली का त्योहार फागुन मास का त्योहार होता है। इस समय चारों ओर जो है हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भरा होता है, चारों ओर रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से नहाई होती है और प्रकृति के हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल जो है होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं। मतलब चारों ओर क्या होती है, उस समय नेचर बिखरी होती है और उस समय होली के रंग और ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मौसम सुहाना होता है। फिर लोगों के मन में उमंग होती है और वो आनंद से भर जाते हैं। ठीक है, लोगों के मन किससे भर जाते हैं, खुशी से, आनंद से भर जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति है जो उस समय बहुत ही सुहावनी होती है। होली के रंग उसको और ज्यादा सुंदर बना देते हैं।
हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? ये दोनों कविताएं समझ आई हैं? किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ जी, जिनको नहीं समझ आ रहा कोई ऐसा, बोलिए। हाँ जी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने आपसे बात करनी थी कि जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाए हैं। हाँ जी, स्नेहा कुछ कहना है? नो मैम। हाँ जी, जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाए, कुछ बच्चे हैं कोई जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए? मैं एक एक से पूछती हूँ जिनका बन गया है, और मुझे ये सोनाली अब आ रही है। हाँ जी, बताइए मुझे। ये आदर्श बन गया आपका? नो मैम। अमन, अमन मैम हाँ, क्या कह रहे हो अमन? बना रहे हैं अभी। आर्यन आपका हो गया है ना, कि नहीं हुआ? यस मैम, हो गया। अच्छा, बबली? मैम हो गया मेरा, मैं आज ही सेंड कर दूंगी। दीक्षा? मैम कल तक सबमिट करा दूंगी। हरलीन? हरलीन? हो गया। हर्ष? मैम कर दिया ना सबमिट। अच्छा, हर्षिता आपका भी हो गया? काव्या? यस मैम हो गया। किरण? मेरा भी हो गया, पर सबमिट कराना है अभी। किरण? नवताश? कोई नहीं, कर दूंगा सेंड में। मैम मेरा हो गया। मैम मेरा हो गया, मैं आपको सबमिट करा दूंगी। क्योंकि मैंने आगे और देना है ना काम आपको, नेचर पे बनाना है हमने एक। अब हमने प्रोजेक्ट बनाना है नेचर के ऊपर। मैम कल तक सेंड कर दूं? हाँ हाँ ठीक है। सूक्ष्म, संधु, विधि, अब आपने एक नेचर पे बनाना है जिसमें कि नेचर के ऊपर कविताएं लिखनी है और नेचर की पिक्चर बनानी है। इसको सिर्फ 2 कविताएं लिखनी है और 2 जो हैं 2 कविताएं लिख करके नेचर की पिक्चर्स का कोलाज बना देना है। कोलाज बनाना है मतलब कि कम से कम उसमें 10 पिक्चर्स लगानी है नेचर की, ठीक है? और 2 या 3 उसके ऊपर कविताएं लिखनी है नेचर पे। इनके अलावा ये दोनों कविताओं के अलावा अपने नेचर पे जो है प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? मतलब ये बड़ा नहीं है, इसको आपने टोटल जो है 10 पिक्चर्स लगानी है नेचर की और कम से कम 2 पॉइंट्स लिखनी है नेचर पे, ठीक है? और पॉइंट्स बड़ी होनी चाहिए। इनके अलावा ये जो हमने करी है इसके अलावा, ठीक है? चलिए। मैम ये फाइल में बनाना है? हाँ, फाइल में ही बनाना है हमने अब, ठीक है? ओके, चलिए। गुड हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। देना हाँ जी, प्रकृति वाला आपने याद दिया है, वो कब तक देना है? 1 वीक ले लो आप, 1 वीक है आपके पास, ठीक है? श्रुति, 1 वीक बहुत है? यस मैम। नहीं मैम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? 1 वीक बहुत है मैम, बहुत है। बहुत है, छोटा ही बनाना है, कुछ ज्यादा नहीं है। Yes, 2 पॉइंट yes, तो yes. लिखनी है, ठीक है? चलो। मैम दूसरे सब्जेक्ट का भी काम करना होता है, पढ़ना होता है ना, तो कर अच्छा 2 वीक चलो दे दो। कोई बात नहीं, 2 वीक्स ले लो आप, ठीक है? मतलब जल्दी कर लेना, ओके? मैम और एक्टिविटी कॉपी में नहीं प्रोजेक्ट एक्टिविटी बना नहीं सकते हैं फाइल में ही बनाना है आपने, ठीक है? मैम। और जो वो पिछला था वो तो एक्टिविटी कॉपी में बनाया फिर। कोई बात नहीं, बस आप संभाल के रखो फिर। वैसे तो मैंने फाइल में ही बोला था आपको,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम पेज निकाल लेंगे फिर, ठीक है। ओके मैम। चलिए, गुड आफ्टरनून।